अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हम अपने इस डिस्कशन वाले वीडियो लेक्चर का आगाज करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे पेपर के मुतालिक और पेपर की डिफिकल्टी लेवल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे एग्जामिनर ने क्या सोचकर बनाया है पेपर, और स्टूडेंट्स को उसने कितना काबिल समझा और अपनी काबिलियत कितनी दिखाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ इस पेपर को एक दफ़ा सेकंड रिव्यू लाजमी लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि एग्जामिनर ने रेप ऑफ द लॉक और मिल्टन और एक दो नॉवेल्स को फोकस रखते हुए सारा पेपर बनाया। हालांकि लिटरेचर इससे कहीं ज्यादा वसी हो चुका है और बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं स्टूडेंट्स को। मैं समझता हूँ कि क्लासिकल और मॉडर्न और जो रोमांटिक्स हैं, इन पोइट्स के अलावा आजकल के दौर के जो राइटर्स हैं जो कि सिलेबस का पार्ट हैं, स्पेशली बीएस का, उसका भी जो है वो हिस्सा लेना जो है वो जरूरी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें नजर नहीं आता इसमें। चार पांच नॉवेल्स, चार पांच जो मेजर कंटेंट हैं उसको मद्देनजर रख के जो है वो उसको बना लिया गया है पेपर को। लिंग्विस्टिक्स को जो है उसको बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन बनाया है, और इन डेप्थ भी ऐसे नहीं है कि आप लिंग्विस्टिक्स की मेजर ब्रांचेस को कवर कर रहे हैं या लिंग्विस्टिक्स के मेजर टर्मिनोलॉजीज को या मेजर थियोरटिकल कंसेप्ट्स हैं उनको कवर किया जा रहा है। बिल्कुल टिपिकल से कंसेप्ट्स जो कि ग्लॉसरी के आइटम्स हैं उनको तोड़ मड़ोड़ कर पेश करके सवाल किया जाता है स्टूडेंट से। और जो कि एक स्टूडेंट्स जो अच्छा लिंग्विस्टिक्स जिसने पढ़ी हुई है, लिंग्विस्टिक्स मेजर है उसका, एंड ही हैज स्टडीड लिंग्विस्टिक्स थ्रू आउट हिज एकेडमिक लाइफ, तो उसके लिए भी डिफिकल्ट है उन चीज़ों को लेके समझना। और हम सवालों को देखेंगे, गौर करेंगे कैसे उन सवालों को उन्होंने ऐड किया। तो पहला सवाल है, अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं लिटरेचर के सवालात, खासतौर पर ये रेड में जो आपको नजर आएंगे लिंग्विस्टिक्स के होंगे और जो आपको ब्लू में नजर आएंगे वो लिटरेचर के होंगे। पहला सवाल है कि डैश आर अनइंफ्लेक्टेड वर्ड्स दैट नॉर्मली एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन हैविंग टू डू विद सेंटेंस। अब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है कि वो क्या ऐसा ऐसा क्या है जो कि मैं एनोटेशन ऑन कर लूं। इन्फ्लेक्टेड वर्ड्स क्या है जो कि इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करते हैं और सेंटेंस के अंदर मोड्स दिया है, पार्टिकल्स दिया है, इसके अलावा डिक्लेंशन दिया है, इंडिकेटिंग पार्टिकल दिया है। अब ये एक ऐसे टर्म्स हैं जो कि स्टूडेंट जो कि इन डेप्थ ग्रामेटिकल स्टडी करें उनको समझ आता है, अदरवाइज ये एक आम सवाल नहीं है। तो इसका अगर हम तहकीक करें तो इसका आंसर हमें पार्टिकल्स मिलता है। और पार्टिकल्स किनको कहा जाता है? प्रेपोजिशन कंजक्शंस को। किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर हम अपने एकेडमिक करियर में इनको पार्टिकल्स नहीं पढ़ाते, हम इनको पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर पढ़ाते हैं। या इन डेप्थ अगर चले जाएं तो पार्टिकल्स नया टर्म लिंग्विस्टिक्स टर्म्स का अगर इसको जिक्र किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुस्तनद लिंग्विस्टिक्स की किताब में भी इसको पार्टिकल्स करके जिक्र करके मेंशन कर दिया गया होगा। अगर किया भी होगा तो कोई ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं था कि एग्जामिनर ने इसको जरूरी समझा ऐड करना। आगे चलते हैं। इन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल्स व्हाट डू रेबल एंजल्स मेक इन पैराडाइज लॉस्ट, इसका कैनन है। नंबर थर्ड का एरियल है, आसान सवाल था। पैसेज टू इंडिया की बात करें तो फोर फोर क्वेश्चन का सी ऑप्शन है, शी अपियर्स अनअफ्रेड ऑफ हिम। आगे चलते हैं। विच लिटरेरी क्रिटिक कॉइन्ड द टर्म फैंसी, बड़ा कॉमन सवाल है और स्टूडेंट इससे फैमिलियर होते हैं इन चीज़ों से। और ठीक है, इनके बारे में तो आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को पता है, लिटरेचर के सवाल आसान थे। नंबर सिक्स पे आ जाते हैं। नंबर सिक्स पे आके वो आके पूछते हैं कि एफिक्सिस चेंज सिंटैक्टिक कैटेगरी विदाउट एडिंग मीनिंग। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो सवाल है ये डिफिकल्ट सवाल है, मुश्किल सवाल है, इसको आप आसान सवाल नहीं कह सकते। जो कि सिंटैक्टिक कैटेगरी चेंज करते हैं, कोई मीनिंग भी ऐड ना करें, हम उसको ट्रांसपोजिशनल कहते हैं। ऐसे एफिक्सिस जो कि सिंटैक्टिक कैटेगरी चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे नाउन से वर्ब कर दें। ठीक है, हम अमूमन इसको वर्ड फॉर्मेशन के तौर पर देखते हैं। वर्ड फॉर्मेशन की सब फॉर्मेट में इसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, ये ग्रामेटिकल फंक्शन उसका अल्टर कर देते हैं लेकिन जो कोर मीनिंग है वो वही रहता है, इसको हम ट्रांसपोजिशनल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन दी एसे ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट टी एस एलियट कंपेयर्स द माइंड ऑफ पोइट टू कैटलिस्ट। हम आपने याद किया हो अगर इसको तो प्लेटिनियम की एग्जांपल वो देता है कि प्लेटिनियम अंडरगोज इटसेल्फ नो चेंज, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। H2O और SO2 को अगर कम्बिनेशन किया जाए और प्लेटिनियम को एज ए कैटलिस्ट कहा जाए तो पोइट का माइंड कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। ये जो है हमें टीएस इलियट अपने मशहूर ऐसे ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट में बताता है। अगला सवाल है कि पैटर्न ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबस इन दी लाइन ऑफ पोइट्री, इनको क्या कहा जाता है?
तो यहाँ पर अगर इसको फोकस करें तो ये इसका आंसर मीटर है, जिसमें हम स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस जो है उनको स्टडी करते हैं। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, प्रैग्मेटिक्स इन डिस्कोर्स हैव कॉमन द फैक्ट दैट दे आर बोथ कंसर्न विद। आसान सवाल है ये वाला, प्रैग्मेटिक्स वाला। और प्रैग्मेटिक्स और जो डिस्कोर्स हैं, दो लिंग्विस्टिक्स की जो ब्रांचेस हैं, इनमें से तकरीबन 3 या 4 के करीब सवाल आए हैं। तो प्रैग्मेटिक्स एंड डिस्कोर्स हैव इन कॉमन, अब फंक्शन इनका कॉमन है, इन दोनों का ये फंक्शन कॉमन है कि ये कंटेक्स्ट को फॉलो करती है, कि कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। प्रैग्मेटिक्स देखता है कि किस तरह से मीनिंग और लैंग्वेज जो है उसमें कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। जबकि डिस्कोर्स जो है वो लैंग्वेज के पार ये को डिस्कस करता है, उसकी हायरार्किकल स्ट्रक्चर को देखता है, कम्युनिकेशन में उसके लेवल को देखता है। तो हमने बेसिकली डिस्कोर्स और प्रैग्मेटिक्स में हमने देखना होता है कि किस तरीके से फंक्शन ये दोनों करते हुए इन तमाम चीजों को जायजा ले रही होती हैं। इसके बाद है व्हेन अ स्पीकर पार्टिसिपेट्स, when a speaker participates in conversation and provides only the necessary information for the listener to understand communication, this process is called implication। important सवाल है, इसको pragmatics के चैप्टर में डिस्कस किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, लिंग्विस्टिक्स फॉर ग्रेजुएट के नाम से मेरी किताब भी अवेलेबल है, जिसमें मैं समझता हूँ कि आज आने वाले 26 सवालों में से तकरीबन 14 या 15 सवाल एग्जैक्टली आप वहां से ट्रेस आउट कर सकते हैं। बाकी सवाल जो है वो मैं रिसर्च तो नहीं कर सका अपनी किताब में से, लेकिन ग्लॉसरी में से आपको मिल सकते हैं ये माइनर सवालात, जो बहुत ही मैं माइनर समझता हूँ, जो कि जैसे ये फंक्शन हो गया या वर्ब्स के हो गया। तो इस तरह के सवालात आप मेरी जो लिंग्विस्टिक्स फॉर ग्रेजुएट्स वाली किताब है उसमें से आप देख सकते हैं। बहरहाल इसमें इम्प्लीकेचर है, इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी किताब में चार्ट्स और डायग्राम्स के जरिए वाजे किया है। और खासतौर नंबर 28 नंबर चैप्टर में हमने इसके मुतालिक जो इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इसको क्वाइन किया उनके मुतालिक भी जिक्र किया है। नंबर 11 पे आता है द टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज दैट मेक्स कंपैरिजन बिटवीन टू एंटिटीज टू क्रिएट अ डिस्क्रिप्टिव इमेज। ठीक हो गया, तो इसको हम सिमिली के तौर पर देखते हैं। अच्छा, नंबर 12 पे आ जाएं। A generally adheres to formal rules of the language but varies from within a smaller group of language। इसको हम डायलेक्ट कहते हैं। ठीक हो गया, और डायलेक्ट के तौर पर इसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, नंबर 13 पे। डैश सिमेंटिक डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल वर्ड्स। अब सेंटिनेंटल जो है, सेंटिनेंशियल जो है, ये बेसिकली वो सिमेंटिक के पार्ट्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो मीनिंग कैसे कंबाइन करके सेंटेंसेस को मीनिंगफुल बना रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम ये सवाल और ये टॉपिक जो है ये हमारी लिंग्विस्टिक्स फॉर ग्रेजुएट वाली किताब है उसमें अवेलेबल है, उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। और बहरहाल ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिसने अच्छे से इन टॉपिक्स को, लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक्स को नहीं पढ़ा, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पे फोकस किया, तो उसके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो बहरहाल आप इसको स्टडी कर सकते हैं मजीद डिटेल के साथ। नेक्स्ट इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस, हाउ डज मिस्टर डार्सी ऑफेंड एलिजाबेथ। उसके साथ डांस करने से रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, आसान सवाल है, और तकरीबन लिटरेचर के सारे सवाल लोगों ने अच्छे किए होंगे। लिंग्विस्टिक्स में मार्जिन मिल जाएगा, जिनके 4-5 सवाल अच्छे होंगे उनको ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि फिर जोन का हिस्सा आ जाता है कि पीपीएससी में जोन के हिसाब से तो मेरिट अगर किसी का कम भी होता है तो उसके जोन में अगर कम लोग मौजूद हैं, कम लोगों ने अप्लाई किया, कम लोग, उनका मेरिट ऊपर गया, तो उनमें चांसेस ये है कि कम मेरिट वाले भी फॉल कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन है कि इन डैश डिप्थोंग ड्यूरिंग द फाइनल पॉज ऑफ द वॉल आर्टिकुलेशन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टंग मूव्स क्विकली टुवर्ड्स द माउथ। कौन से ऐसे डिप्थोंग है? तो बेसिकली क्लोज जो डिप्थोंग है, क्लोजिंग डिप्थोंग है, उसमें जो टंग है वो लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन की तरफ जाती है। ठीक है, लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन की तरफ जाती है। और जब भी आप कोई वॉल जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया, तो और इस तरीके से इसकी जो है एक्टिविटी है वो क्रिएट होती है, यानी जो ग्लाइड का एलिमेंट है वो हमें इसमें नजर आता है, जिससे साउंड शिफ्ट होता है। तो ये इसका जवाब है। ये आसान क्वेश्चन, इसको कंसीडर करेंगे। इसका लेवल, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है। द यूज ऑफ लैंग्वेज इन एनी कंटेक्स्ट और पीस ऑफ स्पोकन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डिस्कोर्स एनालिसिस है इसको आप। ठीक है, डिस्कोर्स से मैं समझ रहा हूँ 3 सवाल तकरीबन आए हैं, एक आ चुका है, दूसरा ये है, एक और भी आएगा आगे चल के। नंबर 17 है, डो वो से प्रोनाउन जो कि ऑलरेडी नेम होता है, नाउन, उसको उसको इशारा करने के लिए इस्तेमाल कर होते हैं। बड़ा कॉमन सवाल है, लेकिन
ऑप्शन इन्होंने मुश्किल डाल दी, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन जिसमें समवेयर, एनीवन, ईच, फ्यू, समवन, एवरीवेयर वगैरह हम यूज कर रहे होते हैं, वो बेसिकली ऑलरेडी जो एज्यूम नाउन है उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं। पैराडाइज लॉस्ट का सवाल आ गया, तो कौन जो है उनको पैराडाइज से निकालता है, तो माइकल एंजल है जो इनको निकालते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं अपनी किताब में क्लेम करता हूँ कि अवेलेबल हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने चार्ट्स, डायग्राम्स, यहाँ तक कि ये भी बताया कि किस किस तरीके से कौन सा पार्ट दिमाग का क्या फंक्शन करता है। अगर आप मेरी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या साइकोलिंग्विस्टिक्स वाला चैप्टर ओपन करें तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ब्रोका एरिया जो है लोअर रियर पोर्शन पे लोकेट करता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच प्रोडक्शन के लिए। नंबर 20 पे आ जाए। A word made with the initial letter or letters of phrase and pronounce this word is known as acronym। ऐसा लफ्ज जो कि इनिशियल लेटर से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे नासा, स्कूबा वगैरह। तो नासा से हम नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, तो ये उसको हम जो है वो कहते हैं। हाँ, इसके बाद ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो इसकी पीडीएफ की कॉपी होगी ये भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। मजीद हम सवालों को डिस्कस करते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अब आप एग्जामिनर को देखें, एग्जामिनर के मुझे लगता है कि वो लिंग्विस्टिक्स सब्जेक्ट के थे पेपर बनाने वाले, उन्होंने क्या फोकस किया है, सिर्फ 4 या 5 नॉवेल्स पर और 3 पोइम्स वगैरह पे फोकस किया है। पैराडाइज लॉस्ट पे फोकस किया है, और इसके अलावा रेप ऑफ द लॉक पे फोकस किया। नॉवेल्स में आप देखें तो आपको जो है वो ये मिल जाएगा, एक तो मिडल मार्च मिल जाएगा आपको, फिर इसके अलावा ए एम फॉस्टर का नावल मिल जाएगा आपको, और फिर इसके अलावा जो एंड पे एक सवाल है 45 या 44 के करीब है मेरे ख्याल में, जिसमें थेम्स रिवर का जिक्र आ रहा है। ठीक है, जोसेफ कॉनरेड का नावल है। ठीक है, एक वो नावल है, प्राइड एंड प्रेजुडिस आ गया। 3 हो गए, एक और 20 तरह से। तो मैं समझता हूँ कि लिटरेचर के हवाले से इनजस्टिस है। अगर जब मैं पहले भी इसके मुतालिक बात करता रहा हूँ कि लिंग्विस्टिक्स के सवाल दिए जाने चाहिए, 2021 में मैंने पोस्ट किया था, और कि लिंग्विस्टिक्स से सवाल नहीं पूछे जाते के पीपीएससी में, तो इस दफ़ा पूछे गए हैं तो वो ऐसे पूछे गए हैं कि जो बहरहाल डिफिकल्टी लेवल जिनका बहुत ज़्यादा एडवांस है। आगे चलते हैं। पिच मूवमेंट इन स्पोकन अटरेंस, कॉमन सवाल है, आसान है। इंटोनेशन इसका जवाब है। डिस्कोर्स का तीसरा जवाब, तीसरा सवाल। Term used in linguistics for continuous stretch of language larger than a sentence built within the broad notion in which several different application may be found। तो हम इसको डिस्कोर्स कहते हैं। नंबर 24, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, बड़ा कॉमन सवाल है रेप ऑफ द लॉक का, इसको मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, नीचे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। सिल्फ एयर को, नोम्स अर्थ को, निम्स वाटर को, फ्लेम्स जो है वो फायर को। तो इसके बाद हमारे पास सवाल है कि 25 पे के डैश आर इन्फ्लेक्शनल कैटेगरीज that usually pertain to verbs both have to do with time। Ablative, ergative, tenses and aspect, इसमें टेंस एंड एस्पेक्ट है, ये ग्रामेट का सवाल है और मुश्किल सवाल है। तो टेंस एंड एस्पेक्ट को हम इन्फ्लेक्शनल कैटेगरीज में देखते हैं, जो कि वर्ब्स और कुछ चीज़ों देखते हैं। टेंस फोकस करता है कि टाइम को, प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर को। और जो एस्पेक्ट है वो देखता है कि एक्शन कैसा है, किस तरह का, कंप्लीट है, कॉन्टिन्यूस है, ऑन गोइंग है, चल रहा है, क्या चल रहा है। टेंस एंड एस्पेक्ट वो कैटेगरीज होती हैं जो कि वर्ब्स के मुतलिक हमें बताती हैं, टाइम के मुतलिक और उनकी एक्टिविटी के मुतलिक। ठीक हो गया, तो ये टेंस एंड एस्पेक्ट जो है इसका मुनासिब जवाब है। लिंग्विस्टिक्स फॉर ग्रेजुएट्स, आपको जैसे मेरी किताब नजर आ रही है, वो तमाम स्टूडेंट्स, पहले 20 स्टूडेंट्स जो इस किताब को ऑर्डर करेंगे उनको ₹250 की जो है वो ऑफ मिलेगा, डिलीवरी चार्जेस उनके फ्री हो जाएंगे। तो किताब जो प्राइस है उनको 1500 पड़ेगी। पहले 20 स्टूडेंट्स जो रब्ता करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और वो उनको ये किताब दी जाएगी डिस्काउंट पर। इस किताब की खास बात यह कि इसमें हमने चार्ट्स, डायग्राम्स, इंफॉर्मेशन चार्ट्स और पिक्चर्स ऐड किए हैं, साइटेशंस ऐड किए हैं, हवाले दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन है जगह जगह। ये आम लिंग्विस्टिक्स किताब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जिसके पढ़ने के बाद आपका ना सिर्फ लिंग्विस्टिक्स का कोर नॉलेज इंप्रूव होगा बल्कि एडवांस स्टडी के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे, जिसमें पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट भी शामिल है। मैं इस किताब के बारे में ये दावा कर सकता हूँ कि इस किताब को 3 दफ़ा अच्छे तरीके से रिवाइज करने के बाद, जिसमें ग्लॉसरी को लाजमी पढ़ना शामिल है, क्योंकि हमने इसमें चैप्टर वाइज ग्लॉसरी ऐड की है। हर चैप्टर की ग्लॉसरी आपको मिलेगी। टोटल 30 चैप्टर्स हैं, जिसमें 28 सब्जेक्ट के टॉपिक हैं और 27। तो 27 में से आपको तकरीबन 22 की आपको चैप्टर वाइज ग्लॉसरी मिल जाएगी। वो पढ़ने के बाद लिंग्विस्टिक्स के तकरीबन 90% स्कोर
लेने की मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मीट करना जरूरी है। बेसिक सब्जेक्ट्स और जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो 3 के करीब लिंग्विस्टिक्स की किताबें हैं, उनको पढ़ना। उसके बाद इनकी 3 दफा प्रैक्टिस करना और ग्लॉसरी को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। तो ये तमाम किताब के खास फीचर हैं जो कि आपको किसी और किताब में नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये कि बहुत सारी लिंग्विस्टिक्स की जो बुक्स हैं उसमें आपको किसी भी मशहूर लैंग्वेज स्कॉलर जो है, लैंग्वेज साइंटिस्ट है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि उसके क्या कारनामे हैं या उसकी क्या खास बात है। लेकिन इस किताब के अंदर आपको वो तमाम बातें मिलेंगी। आने वाली वीडियो में मैं इसको मजीद भी एक्सप्लेन करूंगा कि इस बुक में क्या ऐसा खास है। बहरहाल अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। एट द टाइम व्हाट डू स्लीपलेस लवर्स अवेक, नून का टाइम है, ठीक है, दोपहर का, इसको हम लिखेंगे। नंबर 27 पे आ जाए। स्पीकर्स में फ्लाउट द मैक्सिम बाय एग्जेजरेटिंग एज एन हाइपरबोली, एग्जेजरेट करते हैं। तो ये इनको भी मैंने, क्योंकि लिटरी टर्म्स, इनको भी मैंने रेड में मार्क किया है। 3 के करीब लिटरी टर्म्स के सवालात ऐसे आए हैं। 28 है, डैश इन इज अटेम्प्ट टू समराइज द रेंज ऑफ एटीट्यूड्स एंड मेथड्स फाउंड इन ग्रामेटिकल स्टडी ऑफन रिलेटेड टू रेलेवेंस टू मैनी पीरियड। अगर हम इस आखिरी लाइन को फोकस करें, रेलेवेंस टू मैनी पीरियड, तो हम थ्योरेटिकल ग्रामर को फोकस करेंगे। और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की खास बात यह कि प्रैक्टिकल यूजेज के मुतालिक ये बताती है। ठीक हो गया। रेंज ऑफ एटीट्यूड्स एंड मेथड्स की बात हम करें तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और थ्योरेटिकल ग्रामर दोनों फॉल करते हैं इसके अंदर। तो मैं समझता हूँ थ्योरेटिकल ग्रामर इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि एक आखिरी लाइन का आंसर सपोर्ट ये कर रहा है। दूसरा, मेथड और एटीट्यूड्स को भी मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल ग्रामर इसका मुस्तनद आंसर जो है होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हमें हमारे इस वाले प्रॉब्लम को हल हल करता है, लास्ट वाले प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता। 29 नंबर पर आ जाएं तो इसका ऑप्शन डी है, इसको ए को इग्नोर कर सकते हैं आप। बहरहाल अगर कोई करेक्शन आपको नजर आए इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसके बाद है मिल ऑन द फ्लॉस में सवाल ये है कि क्या ऐसे एक्शन है कि वो अपनी विजिट करते हुए जो है वो ये एक्शन लेती है, तो अपने बाल काट लेती है। ठीक है। नंबर 31 पे आ जाए। ग्रेडेबल कहता है डैश इज अ टाइप ऑफ एंटोनिम एक्सप्रेसेस मीनिंग दैट इज रिलेटिव टू स्पीकर, a degree continuum, the attribute referred to by the antonym exist on hypothetical scale। अब यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो ग्रेडेबल है। ग्रेडेबल एंटोनिम बेसिकली वो क्वालिटीज होते हैं जो कि वेरी करते हैं डिग्री से। अब यहाँ पर इन्होंने खुद बता दी कि ऐसी डिग्री जो कि बदल रही हो और एट्रीब्यूट कर रही हो एक ऐसे एंटोनिम एट्रीब्यूट, डिग्री कॉन्टिन्यूम द एट्रीब्यूट रेफर टू बाय द एंटोनियम एग्जिस्ट ऑन द हाइपोथेटिकल स्केल। अब हाइपोथेटिकल स्केल पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा दूसरा वो बता रहा है कि जो अपनी डिग्री को जो है वो वेरी कर रहा हो, चेंज कर रहा हो और मुख्तलिफ स्केल पर वो एग्जिस्ट कर रहा हो। यानी एक जो वर्ड है मोर और लेस जो है, इट इट कुड बी एनीथिंग इन अदर। फॉर एग्जाम्पल हॉट और कोल्ड या बिग या स्मॉल की अगर हम मिसाल दें तो ये जो वर्ड्स हैं इनकी ग्रेडेशन भी बदलती रहती है कि हम इनके साथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगा के इनकी बदल भी सकते हैं इनको। और इसके अलावा फिर ये हाइपोथेटिकल स्केल पर यानी इमेजिनरी कंडीशन में ये ऐसी क्वालिटीज को एक्सप्रेस करते हैं जो कि वेरी कर सकते हैं। ठीक है। अब इस सवाल के ऊपर मुझे इंतहाई कोफ्त हुई और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई घटिया सवाल है, घटिया तरीन सवाल चुना एग्जामिनर ने। मैं इसको अच्छा सवाल नहीं समझता। अगर जो लिंग्विस्टिक्स के उसमें सवालों में आता है ये, लेकिन इसको हम अच्छा सवाल नहीं समझेंगे क्योंकि बहुत सारे उनके पास ऑप्शन मौजूद थे। वो लैंग्वेज फिलोसफीज के मुतालिक बात कर सकते थे, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग या लैंग्वेज पीडोलॉजी के क्वेश्चंस ऐड कर सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सेकंड रिव्यू चूंकि इस पेपर का नहीं हुआ, एक एग्जामिनर ने पेपर बनाया और केपीपीएससी को भेज दिया और उसके नतीजे में ये नतीजा निकलता है कि स्टूडेंट्स की एवेल्युएशन सही नहीं हो पाती और कोई जांचने का सही मेयारी तरीका तय नहीं हो पाता। नंबर 32 पे आता है कि द पोइम रेप ऑफ लॉक हुई शॉक, कॉमन क्वेश्चन है। देखिए ना, आप रीडिंग चेक करें एग्जामिनर की कि सिर्फ वो उसको एक ही पर है, उसको रेप ऑफ द लॉक के अलावा कोई और पोइम नजर ही नहीं आई। यानी मैं लिमिटेड रीडिंग वाला एक शख्स कहूंगा उसको मैं, जिसने शायद सारी जिंदगी बचपन से या पैदाइश से लेकर अब तक सिर्फ लिंग्विस्टिक्स को ही पढ़ा है और किसी सब्जेक्ट को उसने नहीं पढ़ा। तो लिमिटेड रीडिंग के साथ सवालात दिए गए हैं। 25 सवाल थोड़े नहीं होते जिसमें बहुत सारे सवालात ऐड किए जा सकते हैं। अगर एक लिटरी थ्योरी का एक सवाल ऐड किया गया है, न्यू क्रिटिक्स का एक पूछा गया, लिटरी क्रिटिसिज्म का, टीएस इलियट का, लिंग्विस्टिक्स में वो सवालात बकवासियत पूछी गई हैं जो मैं नहीं समझता कि जरूरी है। अगरचे हमारे पास लिंग्विस्टिक्स पे अगर हम फोकस करने पे तो आए तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे जो हैं टॉपिक्स अवेलेबल हैं जिनको
मद्देनजर रख के बहुत ज्यादा जो है वो स्टडी की जा सकती है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम लिंग्विस्टिक्स में, मैं समझता हूँ कि एग्जामिनर को पूछना चाहिए था उसमें, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स से वो पूछ सकता था, सब ब्रांचेस के मुतालिक कोई सवाल पूछ सकता था, सेमियोटिक्स के बारे में पूछ सकता था, चॉम्स्की के थ्री फैक्टर मॉडल के बारे में पूछ सकता था, फिर फेरेडे या उनके मुतालिक ऐसे सवालात पूछ सकता था, फिर पियर्स के मॉडल के बारे में पूछ सकता था। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स बड़ा इमर्जिंग फील्ड है, उसके मुतालिक पूछा जा सकता था। मतलब और भी इसके अलावा स्टीफन पिंकर, डेलहाइम, विलियम लेबव या चार्ल्स मॉरिस, जेएल ऑस्टिन या हॉकेट के 13 डिजाइन्स, या नॉम चॉम्स्की की जो कंट्रीब्यूशन है, जो आई और ई प्रोग्राम लैंग्वेज है, डीप स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर वगैरह, उसकी शिफ्टिंग आइडियाज हैं, उनको पूछा जा सकता था। लेकिन वो एग्जामिनर गुस्सा है तो इंतहाई पेचीदा और बच्चों वाली बातों पे, जिनको मैं समझता हूँ लैंग्वेज या किसी लिंग्विस्टिक्स के किसी नॉलेज को जानने की जरूरी नहीं है। आप ये सवाल एक फिलोसोफर के पास ले जाएं, लिंग्विस्टिक्स के पीएचडी के पास ले जाएं, खासतौर पे ये सवाल जिसमें मैं अफसोस का इजहार कर रहा हूँ, ये ग्रेडेबल वाले पे, तो वो भी शायद इसमें अपनी परेशानी का इजहार करे, क्योंकि यू कैन नॉट measure someone's intelligence by asking these kind of questions. You can ask about famous philosophers, famous language scientists, बेंजामिन ली वुल्फ की बात करो, आप बीएफ स्किनर की बात करो, आप विगोट्स्की की बात करो, चॉम्स्की की बात करो, फ्रांस बोस की बात करें, आप जैस्पर्सन की बात करें, आप पॉल ग्राइस की बात करें, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं इस वक्त, सॉरी सब्जेक्ट्स हैं, स्टाइलिस्टिक्स हैं, उनके मुतालिक बात करें, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक या क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में बात करें, फौकॉल्डियन एनालिसिस के मुतालिक गुफ्तगू होनी चाहिए। और लेकिन नहीं, न्यू ग्रामेरियंस कौन है, उनके बारे में, लेकिन मैं इस पे फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। तो आगे भी फिर बिलिंडा आ गई हमारी यहाँ पर, और रेप ऑफ द लॉग से बाद ही बाहर निकली, तो हम क्या डिस्कस करें। 13 पे आ जाता है, रिटर्न ऑफ नेटिव आ जाता है, ये चौथा नॉवल डिस्कस हुआ है, डायमंड मर्चेंट है इसका जवाब। नंबर 34 पे है आर्टिकुलेटरी मॉडल, ठीक है, अच्छा सवाल है, इसको हम अच्छा सवाल समझते हैं ये वाला। एक दो सवाल अच्छे आ जाएं तो चलें, तारीफ भी बनती है। थ्योरी विच एम्स टू इंटीग्रेट फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी इनटू अ सिंगल मॉडल बाय प्रोवाइडिंग अ फीचर एनालिसिस टू द मस्कुलर एक्टिविटी अंडरलाइंग मोमेंट। ठीक है, तो आर्टिकुलेटरी जो मॉडल है वो बेसिकली इंटीग्रेट करता है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को, ताकि हमें फीचर एनालिसिस प्रोवाइड कर सके। ठीक हो गया, तो ये अप्रोच जो है वो ये हमें बताती है कि जो स्पीड साउंड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं और कैसे इनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है लैंग्वेज में। इसके बाद है number 35. Dash is a verbal response that is used to describe a common comment on things or events in the environment. तो टैक्ट बेसिकली एक वर्बल रिस्पॉन्स है जो कि हमें चीज़ों और या इवेंट्स के मुतालिक बताता है। जब हम भी आप कोई चीज़ों पे कमेंट कर रहे होते हैं या इवेंट पे बता रहे होते हैं, तो बेसिकली आप नेम कर रहे होते हैं, लेबल कर रहे होते हैं वर्बली। तो टैक्ट बेसिकली वर्बल रिस्पॉन्स है डिस्क्राइब करने का चीज़ों को। ठीक हो गया, और ये बेसिकली बीएफ स्किनर का जो कंसेप्ट है एनालिसिस का, वर्बल एनालिसिस, ये वहां से ही उन्होंने ये कंसेप्ट उठाया है टैक्ट का। यानी जिसको आप इन डेप्थ स्टडी जो शख्स करेगा, खासतौर पर डीप स्टडी जो करेगा, और बीएफ स्किनर की आपको पता है कितना नॉलेज फराहम किया जाता है आम किताबों में, उसके बिहेवियरिज्म से बात नहीं आगे निकलती। ठीक है, उससे अलावा बात नहीं बताई जाती उसके, हम नहीं जानते कि वर्बल रिस्पॉन्स के बारे में स्किनर क्या कहते हैं, अनलेस यू गो इन डेप्थ ऑफ द बीएफ स्किनर स्टडी, और फिर जाके आप देखें। बहरहाल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में इसको ये प्रॉब्लम हुई होगी, ये सवाल को देखते हुए। न्यू क्रिटिक्स अच्छा सवाल है, फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स क्रिटिसिज्म है, हमें पता है। इसके मुतालिक मेरे लिए लिटरी थ्योरी के ऊपर मौजूद भी वीडियोस भी मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम लोग जो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहें वो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए। इसके अलावा इंटरव्यू का हमारा प्रॉपर कैटलॉग भी अवेलेबल है, उस पर भी आप कंटेंट ले सकते हैं। 10-12 वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं जो गाइडिंग वीडियोस हैं उसके मुतालिक, और उसके अलावा आप मेरा पर्सनलाइज जो है वो सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं इंटरव्यू का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट? एग्नी नहीं है करेक्टर इसके अंदर। ओके, इसके बाद आ जाता है डैश इन्वॉल्व्स लर्निंग लेटर साउंड कॉरेस्पॉन्डेंस एंड लर्निंग हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज टू रीडिंग फोनिक्स। आसान सवाल है, ठीक है, आसान जवाब है इसका, कॉमन है, तकरीबन छोटी क्लासेस में जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स उनको ये जवाब आता है। A term which characterizes linguistics mediating form of social behavior to such notions such as preferred, defense and distance, उनको क्या कहा जाता है? तो ये आप
जो है वो बेसिकली प्रैग्मेटिक्स में पढ़ते हैं इस टॉपिक को। और इसके अलावा पोलाइटनेस इसका जवाब बनता है। आगे सवाल एक आएगा, व्हेन वी ड्राइव वर्ड्स वी अटैच फिक्सेस टू बेसिस इन अदर वर्ड्स दैट बेस्ड फ्रॉम मॉर्फोलॉजी का सवाल है। तो बेसिकली बैक फॉर्मिंग इसका जवाब है। आसान है ये, इसको भी हम आसान कंसीडर करते हैं। मिल्टन का जस्टिफाई वेज ऑफ गॉड टू मैन है, टू वर्ड्स क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लफ्ज डिस्टॉर्टेड है ना, ये इसने काम खराब किया होगा स्टूडेंट्स के साथ और उनको कंफ्यूज किया होगा। तो यहाँ पे डिस्टॉर्टेड की जगह अल्टर्ड आ जाता ना, तो मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मिनिमल पेयर को टिक करके आते। ठीक है, बहरहाल अब मुझे नहीं पता क्या किया है स्टूडेंट्स ने, लेकिन फिर भी इसका मिनिमल पेयर ही बनता है। लेकिन डिस्टॉर्टेड का लफ्ज मैं समझता हूँ इंस्टेंशली जो है इस इबारत को खराब करने के लिए डाला गया है। नंबर 43 है, सन इसका जवाब है। स्टार्स हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि स्टार्स तो इनन्यूमरस स्टार्स हैं, स्टार्स को बकायदा एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो सन है ये नेम दिया गया है एक स्टार को, ठीक हो गया। तो सन इसका जवाब है। हार्ट ऑफ डार्कनेस का आगाज कैसे होता है? अ बोट ऑन द थेम्स रिवर, नंबर 45 पे है। डैश मॉर्फोफोनेमिक रूल्स विल एडजस्ट द शेप ऑफ साउंड्स इन ऑर्डर टू मेक देम मोर डिस्टेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इसका डिसिमिलेशन जो है वो जवाब है। बेसिकली ऐसा फोनोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें टू सिमिलर साउंड लेस सिमिलर हो जाते हैं, ठीक हो गया, ताकि ये उसकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो है वो कम इजियर की जा सके और कंफ्यूजन को कम किया जा सके। तो ये तमाम है। बहरहाल जब भी आप इससे तमाम टेस्ट की तैयारी करें तो एक अच्छी सी किताब जिसमें ग्लॉसरी अवेलेबल हो, उससे अच्छे से ज़रूर तैयारी करें। मैं समझता हूँ ग्लॉसरी की अच्छी तैयारी से और मेजर कंसेप्ट्स को पढ़ के आप बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। अब मैं अपनी किताब की अगर बात करूं तो उसको भी पढ़ने के लिए डेफिनेटली 2 ढाई माह 3 माह चाहिए होंगे, और स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं था कि वो फौरन से इस किताब को, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किताब मंगवाई खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में इस इम्तिहान की तैयारी के लिए, लेकिन उनके पास हार्डली 2 हफ्ते थे या एक हफ्ता था, किसी के पास जो है वो 3 हफ्ते थे। तो आई डोंट थिंक सो कि इतने कम वक्त में एक किताब को अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। बहरहाल बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए। मेरिट अभी भी बनेगा, लोग अभी भी सिलेक्ट होके जाएंगे। तो तमाम लोग जो पढ़ाई के हवाले से मुझसे गाइडेंस रहनुमाई लेना चाहते हैं, वो मेरे नंबर 03225152 027 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, और मुझे कस्टमाइज तरीके से पर्सनलाइज सेशन के लिए भी, इंटरव्यू के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ये आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक में मिल जाएगा, और वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है।